नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माओ की हथेली और 5 उंगलियों के बारे में। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें देख करके माओ ये मानते थे कि ये चाइना का हाथ है और इन्हें मिलाया जाना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है आज की इस क्लास में हम लोग समझें कि इससे जुड़ी हुई सभी बातें क्या-क्या है और क्यों ये मामला चर्चाओं में आया है। तो देखिए, चर्चाओं में आने का पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमारे विदेश मंत्री पहुँचे हुए हैं अमेरिका और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका में बैठे हुए भारत और चीन के संबंधों की एक लंबी कहानी साझा की। इन्होंने बताया कि पहले हमारी चीज़ें क्या थी और कैसे-कैसे चीज़ें बदली हैं। तो ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को हम लोग समझें, लेकिन समझना कैसे है? तो एक खास ऑफ़र को देख लेने के बाद दरअसल नवरात्रि के शुभ अवसर पे संस्कृति आइज़ आपके लिए एक खास ऑफ़र लाया है जिसमें आपको यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज़ पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पे आपको मिल रहा है, जो वैलिड है 5 से 10 अक्टूबर के लिए। कम समय के लिए वैलिड है, तो ज़रूरी है कि आप लोग इस कोर्स को ऑप्ट कर लें जल्द से जल्द। इसमें जो कोर्सेज शामिल हैं उनकी लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर है। तो आपको कोई क्वेरी है इनके रिलेटेड तो आप लोग 9555 124 124 पे कॉल कर सकते हैं, चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कहानी साझा करके आए हैं हमारे एस जयशंकर साहब। तो देखिए, इन्होंने बताया कि भारत और चीन के जो संबंध थे वो शताब्दियों से बहुत अच्छे थे और ये सच्चाई है। पहले हमारे संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में हैं। 1949 में चीन की व्यवस्था बदलती है क्योंकि गृह युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाता है और गृह युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद में माओ त्से-तुंग या जिसको माओ जेडोंग भी कहा जाता है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है और सत्ता में आने का सारी व्यवस्था बदल लेती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें माओ जेडोंग की सरकार पसंद नहीं थी, तो इसी वजह से उन्होंने चाइना की मुख्य भूमि से भागकर ताइवान की तरफ पलायन किया और ताइवान में जाकर के उन्होंने एक नई सरकार बनाई। ताइवान को उन्होंने मुख्य चाइना से अलग किया और ताइवान को एक नया नाम दिया जो है चीनी गणराज्य। दरअसल ताइवान को चीनी गणराज्य के रूप में जाना जाता है, जबकि जो चीन का पूरा नाम है वो है चीनी जनवादी गणराज्य। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर है, थोड़े से डिस्टेंस पे दोनों हैं भी, लेकिन उस सब के बावजूद दोनों में डिस्प्यूट ये है कि ताइवान कहता है कि हम चीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीन कहता है कि ये मेरी ही मुख्य भूमि है। हालांकि आज शामिल नहीं है, लेकिन चाइना ये लगातार क्लेम करता है कि हम इसको एक दिन ज़रूर मिलाएंगे खुद में, क्योंकि ये हमारा ही अभिन्न हिस्सा है। अभी बीते दिनों ये भी देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पे शी जिनपिंग ने बोलते हुए इस बात को दोहराया और कहा कि ये हमारी प्रतिज्ञा है, कसम है कि हम ताइवान को चाइना के अंदर ज़रूर मिला लेंगे। तो उसकी नज़र रहती है। तो 1949 में देखा कि ताइवान एक अलग क्षेत्र के रूप में, अलग देश के रूप में स्वायत्तता के लिए संघर्ष शुरू कर देता है और चीन उस समय एक नई व्यवस्था में शामिल हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी के तहत व्यवस्था चलती है। तो नए राष्ट्र के रूप में उभरा और ताइवान उससे अलग हो गया, इसी वजह से ये पूरी कहानी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत और चीन के संबंध बिगड़ने शुरू होते हैं क्योंकि चाइना यहाँ पर जो डिप्लोमेसी थी वो बदलता है। दरअसल जब जब सरकार बदलेगी किसी देश के अंदर, तो सरकार बदलने के साथ साथ उसकी डिप्लोमेसी, उसकी अप्रोच भी बदलेगी। वर्तमान सरकार की भारत में अलग है, पिछली सरकार की अलग हुआ करती थी, ये भी सच्चाई है। ठीक उसी प्रकार से अब 1949 से पहले जो लोग थे वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते थे। 1949 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया को अलग नज़रिए से देखती है। कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग आते हैं, जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, जो भी व्यवस्था संभालते हैं, वो सब महत्वाकांक्षी हैं। जो भी सत्ता में आते हैं, चीज़ संभालते हैं, सब महत्वाकांक्षी हैं। अब ये जो महत्वाकांक्षी लोग ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा बना रहे पूरी दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ठीक उसी वजह से क्या होता है कि संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। 1949 में चीनी गणराज्य के फाउंडर नेता माओ त्से-तुंग ने कहा कि हथेली और 5 उंगलियों को चीन को कब्जे में कर लेना चाहिए। यहीं से चीन की पड़ोसियों के प्रति नीति बदल गई। मैंने कहा कि अप्रोच बदलेगी सरकारें बदलने के साथ साथ। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई समझौते हुए, पर चीन ने सभी समझौते तोड़ दिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि दरअसल माओ जेडोंग ने कहा था कि हथेली और 5 उंगलियों पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो इसमें शामिल क्या क्या है, इस पर भी नजर डालनी जरूरी है। तो देखिए, हम जब लोग नक्शे को समझते हैं तो नक्शे को समझते हुए पता लगता है कि स्थिति कुछ इस प्रकार की है। दरअसल तिब्बत, जिसको इसने शुरुआत में ही अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसे ये कहता है कि ये हमारी हथेली है। वहीं इसके आसपास की अलग अलग ट्रीटीज को ये कहता है कि ये हमारी 5 उंगलियां हैं। तो तिब्बत इसकी हथेली हुई। इसके अलावा 5 उंगलियों में शामिल है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। अगर इन 5 उंगलियों को समझे तो हमें यह भी पता लगता है कि 3 हिस्से भारत की मुख्य भूमि में शामिल है, जिनके ऊपर चाइना की सीधी नजर है। लद्दाख में पहले ही अक्साई चीन बसा हुआ है। अब अक्साई चीन की वजह से हम देखते हैं कि पहले ही दिक्कतें हैं और अभी भी वो लद्दाख को लेकर के अपनी अप्रोच छोड़ता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को पहले ही कहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है बल्कि जांगनान है और ये चीन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि तिब्बत का ये दक्षिणी भाग है, तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही हिस्सा है। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार से ये इसकी हथेली और 5 उंगलियां बन जाती है।
ठीक है, तो ये आप लोग की स्क्रीन पर हथेली का मतलब तिब्बत, 5 उंगलियों में लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान शामिल है। ठीक है, फिलहाल तो भारत सरकार व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता, और ये बिल्कुल संभावित है कि चाइना और भारत के बीच में इन क्षेत्रों को लेकर के एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत से व्यवस्था कैसे बदलती है, हथेलियों और 5 उंगलियों को लेकर के समझते हैं। तो देखिए, माओ का विस्तारवादी दृष्टिकोण था शुरुआत से ही। तो 1950 में तिब्बत पर उसने अवैध कब्जा किया। इस अवैध कब्जे की वजह से हम देखते हैं कि 1959 में तिब्बत से दलाई लामा भागकर भारत आ गए। भारत में उनको शरण भी दी गई, और भारत में दलाई लामा को शरण देना दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब कर दिया। खराब कैसे कर दिया? क्योंकि यह बात चाइना को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कि भाई दलाई लामा भागे और भारत ने शरण दी। अब पहले से ही कुछ चीजों को लेकर के महत्वाकांक्षी था चाइना, तो उसने मौके का फायदा उठाया। दलाई लामा को उसने रीजन बनाया, और रीजन बना करके उसने 1962 में युद्ध शुरू कर दिया, हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच एक बड़ा युद्ध होता है। इसके अलावा ये युद्ध यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि 1967 में फिर शुरू होता है। 1967 में नाथुला और चोला संघर्ष होता है, जिसे हम लोग 1967 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। यह संघर्ष हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की सीमा पर चीन और भारत के बीच होता है। इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज होती है। तो यह माना जाता है कि उस वक्त भारत ने निर्णायक सामरिक लाभ हासिल कर लिया था, और भारत ने अपनी चीजों का फायदा उठाया, अपने बल का फायदा उठाया, और जो चीनी सेना थी उस चीनी सेना को खदेड़ कर वापस से चीन की भूमि में भेज दिया था। तो यहाँ पर हम लोग का दबदबा रहा था 1967 की वॉर में। चीजें यहीं पे समाप्त नहीं होती, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि अभी बीते 10-12 सालों में और चीजें बदली हैं। 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है, इसको कहते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट की खास बात यह थी कि ये एग्रीमेंट ऐसा था जहां पर पहली बार जो भारत और चीन के बीच आधिकारिक सीमा था, उस सीमा को चीन ने स्वीकार किया था। 1993 से पहले मानता ही नहीं था, क्योंकि 1913 में हम लोग देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स और साथ साथ तिब्बत के लोग बैठते हैं, और वो सहमति दिखाते हैं कि तिब्बत और भारत के बीच की सीमा क्या रहेगी। लेकिन चाइना भी इसमें शामिल होता, लेकिन चाइना ने इस सीमा को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया था कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो पहली बार 1993 में समझौते के बाद चाइना ने सीमा को स्वीकार किया था, लेकिन माना नहीं, अभी भी क्लेम करता रहता है। तो इसमें तय हुआ था कि दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे, और पेट्रोलिंग के बारे में एक दूसरे को जानकारी भी देंगे। 2017 तक दोनों शांति कायम बनाकर रखे हुए, शांति में रखे रहे, और 2017 में चीन ने डोकलाम क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी, और इस आक्रामक कार्रवाई से चीन ने अपने सैनिकों को बहुत बड़ी मूवमेंट की। अब ये सारी चीजें जो हुई, ये सभी चीजें हमारी सरकार को पसंद नहीं आई, ये हमारी नीतियों के विरुद्ध था। हमें लगा कि चीजें गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ सिर्फ यही नहीं, आगे और होती रही। ये कार्रवाई चीन के थिएटर कमांड से हुई थी, और चीन ने 2015 में कई थिएटर कमांड स्थापित भी किए थे, तो उसी के थ्रू सारा काम चल भी रहा था। चीन की सेनाओं ने थिएटर कमांड के अनुसार सीमाओं पर आक्रामक कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कई जगह पर फिर इसका विवाद होते चले गए। अब विवाद जब हुए तो उसके बाद में चीजें बदली। 2020 से हम देखते हैं कि भारत और चाइना के संबंध बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं, तनावपूर्ण हैं, और संघर्षों में ही है दोनों के दोनों देश, है ना। गलवान घाटी विवाद हुआ, बाकी और क्षेत्रों को लेकर विवाद हुआ, और ये विवाद पूरी तरह से अभी शांत भी नहीं हुआ है। 2020 में गलवान वैली में अपनी आर्मी भेजी, भारतीय सैनिकों के साथ झड़प वगैरह भी हुई, और भारत चीन के बीच संघर्ष अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। कब तक सामान्य होगा हमें नहीं पता। थोड़े दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने खुद ये बात क्लेम की है कि फिलहाल कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में भारत और चाइना के बीच संबंध अच्छे नहीं है, ये हमें स्वीकार करना होगा। तो ये कुछ कहानी रही है भारत और चीन के बीच संबंधों की, माओ की हथेली और 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई, और इसी की वजह से डिस्प्यूट सारा चल रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी नीति दिखा दी थी, महत्वाकांक्षी जो भी इनकी चीज़ें थी वो दिखाई, और उसी के पीछे अभी तक चाइना उलझा हुआ है। तो एक सरल सा प्रश्न, इतनी चीज़ों को जान लेने के बाद आप लोगों की स्क्रीन पर जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 4 क्षेत्र हैं, और पूछा गया है कि उपयुक्त में कितने माओ त्से-तुंग के 5 उंगलियों की नीति में शामिल है। तो सरल सा है, मुझे पता है आप लोग उत्तर जरूर बताएंगे, तो आंसर कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी की बात हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।